हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम सीखेंगे कैसे आप एमएस एक्सेल में फंक्शंस का यूज करके रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो। रिग्रेशन एनालिसिस क्या है? जब आपके पास दो वेरिएबल्स हों या आप कह सकते हो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और दो या उससे ज़्यादा आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए आप रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म करते हो। तो एक्सेल में ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जिनके बेसिस पे आप ये रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हो, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, जो आप हमेशा भूल जाते हो, और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही भूल जाते हो। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो हर बार अब मैं आपको क्लास शुरू करने से पहले ये याद दिला दूंगी ताकि आप चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। ओके, तो हम क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि आपका रिग्रेशन एनालिसिस से रिलेटेड है। पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? डेवलप अ स्प्रेडशीट इन एमएस एक्सेल टू कंप्यूट द स्टैंडर्ड रिग्रेशन एस्टिमेट्स फॉर द सेट ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस वेयर एक्स इज रेनफॉल एंड वाई इज प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। ठीक है, तो दो वेरिएबल्स आपको दिए हुए हैं, रेनफॉल जिसको आपने एक्स बोला है एंड प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन जिसको आपने वाई बोला है, और हर एक की वैल्यू किस रेंज में है वो आपको दी हुई है। एक्स की वैल्यूज है 1 से 9 के बीच में इन सेंटीमीटर्स, और प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन जो वाई है उसकी वैल्यूज है 20 से 100 के बीच में मिलियन टन्स। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द एस्टिमेट वैल्यूज ऑफ वाई सीरीज गिवन दैट वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10। अब इस क्वेश्चन में आपको हमें पता चल गया कि दो वेरिएबल्स है हमारे पास, एक है आपका x और एक है y। x जो है वो है आपका रेनफॉल और y जो है ये है आपका प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। ठीक है, ये दो वेरिएबल्स हैं आपके पास। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन में ये मैंने नीचे फॉर्मेट बनाया हुआ है कि y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट और एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ y आपको निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसे फॉर्मेट दिया होता है और उसमें x और y डिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो लिखा हुआ है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन सपोज यहाँ पे ये फॉर्मेट नहीं बना होता और आपको सिर्फ प्रोडक्शन और रेनफॉल दिया है या कोई और वेरिएबल्स भी दिए हैं, तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपको पता ही चल रहा है कि रेनफॉल और प्रोडक्शन दो वेरिएबल्स हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कितनी रेनफॉल हुई उस पे। तो रेनफॉल आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट डिफाइन नहीं भी किया गया है तो भी आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। अब आपके जो हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं उसमें लीनियर रिग्रेशन की ये इक्वेशन होती है। इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ये इक्वेशन किस लिए है? आपको एस्टिमेटेड वैल्यूज निकालने के लिए। हमें किसकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है? y सीरीज की। इसका मतलब y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी हमें एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कि दोनों में हमें रिलेशन निकालना है। रिग्रेशन एनालिसिस हम क्यों कर रहे हैं कि दो जो हमारे वेरिएबल्स हैं रेनफॉल एंड प्रोडक्शन, दोनों में रिलेशनशिप क्या है, कैसे दोनों में रिलेशनशिप डेवलप होगा कि अगर रेनफॉल इतनी हो तो प्रोडक्शन इतना होगा, रेनफॉल बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा। तो इसके लिए हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं। तो आपको y की यानी प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन की एस्टिमेटेड वैल्यूज निकालनी है। तो वो हम एक इक्वेशन से निकालते हैं जिसको हम रिग्रेशन इक्वेशन कहते हैं, और ये लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन है। फॉर्मूला इज या इक्वेशन इज a प्लस बी एक्स। ठीक है, y तो हम y की एस्टिमेटेड y वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जो लिखा हुआ है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो लिखा हुआ है, और a और b क्या है? a इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मीनिंग है एट विच पॉइंट
योर रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट्स द एक्सिस, ठीक है, वो आपका इंटरसेप्ट है कि किस पॉइंट पे जो आपकी रिग्रेशन लाइन है, जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो किस पॉइंट पे रिग्रेशन लाइन आपके एक्सिस को, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, उसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। और स्लोप है कि आपका जो रिग्रेशन लाइन है वो कितनी स्टीप है, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, कि एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है, या दोनों साइमल्टेनियसली इंक्रीज होंगे, तो वो हमें स्लोप बताता है। ठीक है, तो रिग्रेशन इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब आपने जो इक्वेशन याद रखनी है वो आप अल्फाबेट्स के बेसिस पे याद मत रखो। जैसे y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स अगर आप याद रखते हो तो हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में अपोजिट आ जाए, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को y मान ले और डिपेंडेंट वेरिएबल को x मान ले, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। अगर आपको एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ x निकालनी होती तो हम यहाँ पे लिखते x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, इक्वेशन जो है वो अपोजिट हो जाती, a और b ऐसे एज इट इज रहेगा, y और x इंटरचेंज हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपकी इक्वेशन होती क्या है, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल्स टू इंटरसेप्ट प्लस स्लोप और इसके मल्टीप्लिकेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन ये होती है डिपेंडेंट वेरिएबल की, अगर हमें एस्टिमेटेड वैल्यूज निकालनी है तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल्स टू इंटरसेप्ट जिसको हम a बोलते हैं, स्लोप जिसको हम प्लस स्लोप जिसको हम b बोलते हैं, और फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में आप डिपेंडेंट वेरिएबल को x मान लो, तो इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। तो इक्वेशन में अल्फाबेट्स आपके कुछ अलग हो सकते हैं, इक्वेशन लेकिन क्या रहेगी, इंटरसेप्ट प्लस स्लोप इनटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन है एस्टिमेटेड वैल्यू निकालने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू जब हमें निकालनी है तो यहाँ पे तो हमारे पास वैल्यूज कुछ होनी चाहिए, कुछ हमारी प्रोडक्शन वैल्यूज होनी चाहिए, कुछ हमारी रेनफॉल की वैल्यूज होनी चाहिए, तभी आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आपको ये वैल्यूज दी हुई हैं तब तो आप सिंपल टाइप कर दोगे। जैसे सपोज हमें ये वैल्यूज हमें दी हुई हैं, सपोज 20, 50, 25, 45, इस तरीके से अगर हमें वैल्यू दी हुई है तब हम सीधा इस पे कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यूज पहले से नहीं दी गई, हमें बोला है कि रेनफॉल की जो वैल्यूज हैं वो लाई करेंगी बिटवीन 1 एंड 9, और जो आपके प्रोडक्शन की वैल्यूज हैं वो लाई करेंगी बिटवीन 20 एंड 100। तो जब आपको रैंड अभी आपको नहीं पता कि एक्चुअली में वैल्यूज कितनी है, आपको 8 ऑब्जर्वेशंस जनरेट करना है। पहली लाइन में ही लिखा हुआ है कंप्यूट द स्टैंडर्ड रिग्रेशन एस्टिमेट्स फॉर द सेट ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस, यानी आपने यहाँ पे 8 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। लेकिन कौन सी 8 वैल्यूज, जो प्रोडक्शन की है वैल्यू 8 वैल्यूज हैं, दैट विल बी बिटवीन 20 टू 100, 20 से 100 के बीच में आएंगी। और जो रेनफॉल की 8 वैल्यूज हैं वो 1 से 9 के बीच में आएंगी। तो जब आपको ये रैंडम नंबर्स जनरेट करने हो तो रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए फंक्शन इज रैंड बिटवीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रैंडम नंबर जनरेट करना है, प्रोडक्शन के केस में 20 से 100 के बीच में 8 रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं। तो इक्वल्स टू रैंड बिटवीन, फंक्शन इज रैंड बिटवीन, ब्रैकेट्स ओपन किया। अब ये बोल रहा है टॉप और बॉटम नंबर, बॉटम एंड टॉप नंबर। तो यहाँ पे बॉटम नंबर क्या हो गया, स्टार्टिंग रेंज यानी 20, और टॉप नंबर हो गया आपका 100। ठीक है, तो आपको दो नंबर स्पेसिफाई करने हैं जिसमें उस रेंज में आपको रैंडम नंबर जनरेट करने हैं। तो
किस नंबर्स के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करने हैं? 20 से 100 के बीच में। तो 20, 100 ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। तो ये आपका फर्स्ट रैंडम नंबर जनरेट हो गया। अब ऐसे आपको 8 नंबर्स जनरेट करने हैं, तो बार बार आपको फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, हम इसी को ड्रैग कर देंगे। ठीक है, 8 ऑब्जर्वेशंस हमें चाहिए, तो ये हमारे 8 नंबर्स जनरेट हो गए। अब दीज नंबर्स आर बिटवीन 20 to 100, तो ये रैंडम नंबर्स है। इसी तरीके से यहाँ पे रेनफॉल के केस में हमें रैंडम नंबर जनरेट करने हैं 8 रैंडम नंबर जनरेट करने हैं बिटवीन 1 and 9। तो दोबारा से इक्वल्स टू रैंड बिटवीन ब्रैकेट्स ओपन, स्टार्टिंग रेंज इज 1, टॉप रेंज इज 9, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, और इसको भी हमने 8 नंबर्स जनरेट करने हैं, तो हमने ड्रैग कर दिया। तो ये हमारे प्रोडक्शन के 8 नंबर्स, 8 ऑब्जर्वेशंस जनरेट हो गया, रेनफॉल का 8 ऑब्जर्वेशन जनरेट हो गया। ये हमें रैंड बिटवीन तब लगाना है जब आपको वैल्यूज ना दी गई हो। अगर क्वेश्चन में वैल्यूज दी हैं तब आप सीधा उसको टाइप करके और कैलकुलेशन शुरू कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा हो पहले यहाँ पे 91 था। ठीक है, तो जब भी मैं कुछ एंटर कर रही हूँ, कुछ टाइप करा मैंने और एंटर किया, तो हर बार ये नंबर्स चेंज हो रहे हैं। तो मैं ऐसे डेटा पे तो वर्क नहीं कर सकती। देखो बैक स्पेस डिलीट किया तो भी आपका जो नंबर है वो हर बार चेंज हो रहा है। तो ऐसे डेटा पे तो काम नहीं किया जा सकता जो हर बार चेंज हो, मतलब एक एंटर करने पे भी वो नंबर चेंज हो रहा है। तो इसलिए हमने ये रैंडम नंबर्स तो जनरेट कर लिए, लेकिन इस रैंडम नंबर्स को हमें फिक्स करना पड़ेगा और फिर हम उस फिक्स डेटा पे काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रैंडम नंबर जनरेट हुआ है। हमने दोबारा से यहाँ पे अपना फॉर्मेट बनाया, y एंड x, और ये जो आपने नंबर्स फाइंड आउट किए हैं, रैंडम नंबर्स जनरेट किए हैं, इसको आपने कॉपी करना है, कंट्रोल C, जिस भी सेल में आपने पेस्ट करना है वहां पे कर्सर लेके आओ एंड गो टू पेस्ट। होम वाले टैब में ये पेस्ट है, इसमें जो ये नीचे एरो दिख रहा है छोटा सा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और पेस्ट वैल्यूज में फर्स्ट वाला जो आपका ऑप्शन है पेस्ट वैल्यूज, जहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, अब अगर आप देखो कहीं पे आप टाइपिंग करके एंटर करते हो तो ये वाला पार्ट आपका चेंज होगा, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। सी, तो ये आपका चेंज हो रहा है, तो ये आपका रैंडम डेटा है और ये आपका फिक्स्ड डेटा है। ठीक है, तो हमने पहले नंबर्स जनरेट किए क्योंकि हमें नंबर्स नहीं दिए थे, हमें डेटा नहीं दिया था। हमें डेटा जनरेट करने के लिए बोला है कि रेनफॉल का डेटा जनरेट करो 1 से 9 के बीच में, और आपका प्रोडक्शन का डेटा जनरेट करो 20 से 100 के बीच में। कितने नंबर्स जनरेट करने हैं? 8 ऑब्जर्वेशंस। तो हमने रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज करके 8 नंबर्स जनरेट कर लिए, प्रोडक्शन के भी रेनफॉल के भी हमने 8 नंबर्स जनरेट कर लिए। लेकिन जब भी हम टाइपिंग करते हैं या कुछ काम करते हैं तो रैंडम डेटा जो है, जहां पे रैंड बिटवीन फंक्शन लगा है, वो चेंज हो रहा है। तो इस चेंज होने वाले डेटा पे हम काम नहीं कर सकते, तो हमें इसको फिक्स करना होगा। फिक्स कैसे करना है? अलग से हमने एक और दूसरे सेल में अपना फॉर्मेट बनाया और इन वैल्यूज को हमने कॉपी किया, और जहां पे भी आपको डेटा चाहिए वहां पे सेल सिलेक्ट करके पेस्ट में गए और पेस्ट में पेस्ट वैल्यूज में फर्स्ट पे क्लिक करके हमने उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका रैंडम डेटा, ये आपका फिक्स्ड डेटा। अब सारा काम हमें फिक्स्ड डेटा पे करना है। अब एक बार आप फॉर्मूला बार में देखो, ये फॉर्मूला बार है, तो यहाँ पे अगर आप कहीं भी क्लिक करते हो तो फॉर्मूला बार में रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो फॉर्मूला बार में नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आप जब रैंडम नंबर जनरेट करके और उसको फिक्स करके ये अपना एक डेटा निकाल लोगे,
तो भी आपको ये वाला जो डेटा है, ये रैंड बिटवीन जहां लगा है, ये डिलीट नहीं करना है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आपने रैंडम नंबर जनरेट किए हैं। अगर आपने पेस्ट करने के बाद, ये नंबर्स पेस्ट करने के बाद इसको डिलीट कर दिया, तो फिर ये कंसिडर होगा कि आपने रैंडम नंबर जनरेट नहीं किया, लेकिन आपने टाइपिंग करी है। तो ये अगर आपकी शीट में, एक्सेल की शीट में ये पूरा रैंड बिटवीन फंक्शन लगा हुआ है, तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पहले आपने रैंडम नंबर जनरेट किए और फिर उसको फिक्स किया। तो फिक्स करने के बाद, मतलब ये डेटा अलग से पेस्ट करने के बाद इसको डिलीट नहीं करना है। ठीक है, अब हमें एस्टिमेटेड वैल्यूज निकालनी है। तो एस्टिमेटेड y हमें फाइंड आउट करना है। एस्टिमेटेड y हमें फाइंड आउट करना है। एस्टिमेटेड y के लिए मैंने आपको इक्वेशन बताई, फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। a क्या है आपका इंटरसेप्ट, b है आपका स्लोप, और x है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी ये। ठीक है, तो ये वैल्यूज निकालने के लिए हमारे पास पहले a होना चाहिए और b होना चाहिए। तो a और b की वैल्यूज आप कैसे निकालोगे? a आपका इंटरसेप्ट है, b आपका स्लोप है, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन। तो इंटरसेप्ट निकालने के लिए बहुत सिंपल है, फंक्शन इज इक्वल्स टू इंटरसेप्ट। ब्रैकेट्स ओपन किया, अब ये आपसे पूछता है नॉन वाइज बताओ। नॉन वाई का मतलब है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां आपको ध्यान रखना है, अगर आप y इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ले रहे हो, मतलब y अल्फाबेट आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए रखा है, तो यहाँ पे आप पहले x, अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है तो पहले आप x लोगे। नॉन y का यहाँ पे मतलब है जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपने लेना है पहले। ठीक है, तो आपने डिपेंडेंट वेरिएबल की पूरी रेंज सिलेक्ट करी, 8 ऑब्जर्वेशंस थे, सारा एक बारी में सिलेक्ट करना है, एक नहीं सिलेक्ट करना। ठीक है, क्योंकि हम सबके लिए एक ही इंटरसेप्ट निकालेंगे, एक ही स्लोप निकालेंगे। तो ये आपका डिपेंडेंट हो गया। नॉन एक्स का मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने सारा, हमारा जो पूरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रेंज थी वो हमने सिलेक्ट कर ली। ठीक है, तो अल्फाबेट से याद नहीं रखना है आपको, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से इक्वेशन और फॉर्मूला याद रखना है। तो इक्वल्स टू इंटरसेप्ट ब्रैकेट ओपन, पहले आपको डिपेंडेंट वेरिएबल लेने हैं सारे, फिर आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेने हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया, ये आपका इंटरसेप्ट आ गया। फिर आपका स्लोप आएगा, तो फॉर्मूला इक्वल्स टू स्लोप, और सेम वैसे ही जैसे आपने इंटरसेप्ट में निकाला था, नॉन वाई मतलब पहले डिपेंडेंट वेरिएबल और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कॉमा लगा के ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये आपका स्लोप आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इक्वेशन लगानी है a प्लस बी एक्स। तो आपके पास a भी आ गया, b भी आ गया और x वैल्यूज हैं आपके पास। तो इक्वल्स टू a को सिलेक्ट किया। अब हर बार, हर केस में, हर ऑब्जर्वेशन के केस में a आपका यही होगा, b भी आपका यही होगा, तो इसको आपने फिक्स करना है। तो a प्लस बी, बी को भी फिक्स किया, इंटू एक्स। अब एक्स को फिक्स नहीं करना क्योंकि ड्रैग करते टाइम ये चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो ये एंटर कर दिया और यहां से हमने इसको ड्रैग किया, तो हर एक में एस्टिमेटेड वैल्यू y की क्या होगी, प्रोडक्शन की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी, वो आपकी आ गई। ठीक है, अब दो वेरिएबल्स में अगर आपने कोरिलेशन निकालना है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोरिलेशन क्या है, तो कोरिलेशन निकालने के लिए दो वेरिएबल्स में कोरिलेशन निकालने के लिए फंक्शन इज कोरल, इक्वल्स टू CORREL, कोरल। ठीक है, अब एरे 1 कॉमा एरे 2 पूछ रहा है, तो एरे 1 का मतलब है एक सेट ऑफ वैल्यूज, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज, और कॉमा एरे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज। इसको आप अपोजिट भी कर सकते हो, मतलब पहले इंडिपेंडेंट भी ले सकते हो फिर डिपेंडेंट भी ले सकते हो, तो कुछ भी आप ले सकते हो पहले, आंसर विल बी सेम। पूरा रेंज सिलेक्ट किया। ठीक है, इक्वल्स टू कोरल,
इंडिपेंडेंट सारी वैल्यू सिलेक्ट करी, कॉमा डिपेंडेंट सारी वैल्यू सिलेक्ट करी, दोनों वेरिएबल्स में रिलेशनशिप निकालने के लिए, कोरिलेशन निकालने के लिए। और इसको अपोजिट भी कर सकते हो, पहले आप y भी सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद x सिलेक्ट कर सकते हो। बस आपको ब्रैकेट क्लोज करके और इसको एंटर कर दिया। बस आपको ये स्लोप और इंटरसेप्ट में ध्यान रखना है कि पहले आपका डिपेंडेंट आएगा और फिर इंडिपेंडेंट आएगा। ठीक है, तो ये आपका रिग्रेशन एनालिसिस हो गया। यहाँ से हमने पूरा y की वैल्यूज निकाली, x की वैल्यूज निकाली और इक्वेशन से हमने एस्टिमेटेड y वैल्यू निकाल ली। अगर इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो तो पूरा डेटा हमने सिलेक्ट किया और इंसर्ट में गए और यहाँ से स्कैटर डायग्राम, ये वाला इंसर्ट स्कैटर डायग्राम, इस पे क्लिक किया और फर्स्ट वाला आप सिलेक्ट कर। ठीक है, इसको आप मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका बता भी रहा है ब्लू लाइन क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एस्टिमेटेड y जो है वो आपका ये ऑरेंज में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसको मॉडिफाई करने के लिए चार्ट का टाइटल देना है, आप यहाँ से चार्ट का टाइटल दे सकते हो। ठीक है, चार्ट का टाइटल दे दिया। और कुछ एलिमेंट्स डालने हैं तो ये चार्ट के एलिमेंट्स हैं। एक्सेस स्टाइल्स आपने डालनी है, तो एक्सेस का नाम देना है कि एक्स एक्सेस पे क्या है, वाई एक्सेस पे क्या है। तो यहाँ से ऐड, ये आपका डिजाइन वाले टैब में ऐड चार्ट एलिमेंट में एक्सेस, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे क्या है, और फिर आपका एक्सेस स्टाइल्स में जाके वर्टिकल एक्सेस पे क्या है। ठीक है, तो वाई एक्सेस एक्स एक्सेस पे क्या वैल्यूज हैं वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। अगर आपने ये वैल्यूज आपने लिखनी है कि हर एक पॉइंट की वैल्यू क्या है, देखो, तो ये आप डेटा लेबल से यहाँ से रिफ्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो अपना चार्ट को जस्ट मॉडिफाई करने के लिए है कि कुछ आपने और क्लैरिटी लानी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे हमारे एक्स एक्सिस पे जो है वो आपका प्रोडक्शन है 20 से लेके 100 तक के बीच में, है ना। तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन लिख सकते हैं, यहाँ पे हम एक एस्टिमेटेड वैल्यूज लिख सकते हैं। तो जो भी आपकी एक्स एक्सिस पे वैल्यूज हैं, वाई एक्सिस पे वैल्यूज हैं, वो आप अपने चार्ट में लिख सकते हो। तो पूरा डेटा सिलेक्ट किया, इंसर्ट में जाके स्कैटर डायग्राम, दोबारा से बता देती हूँ एक बार फिर से, पूरा डेटा सिलेक्ट किया, इंसर्ट स्कैटर डायग्राम और फर्स्ट वाला पार्ट, और मॉडिफाई करने के लिए डिजाइन टैब में ऐड चार्ट एलिमेंट्स, और यहाँ से आप एक्सेस स्टाइल्स में एक्स और वाई एक्सिस डाल सकते हो। और चार्ट का टाइटल अगर देना है तो जस्ट चार्ट टाइटल पे डबल क्लिक करके इसको बैक स्पेस करके हटा दो और यहाँ पे आप टाइपिंग कर दो। तो ये हमारा आज की क्लास में रिग्रेशन एनालिसिस, बहुत छोटा सा कंसेप्ट था, ये हमारा कवर हो गया आज की क्लास में। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि अगर डायरेक्टली वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं तब तो आप सीधा टाइप कर दोगे, वैल्यूज नहीं दी हैं तो रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज करके आपको वैल्यूज निकालनी है, उसको अलग से पेस्ट करना है, इसको डिलीट नहीं करना जहाँ पे आपने रैंड बिटवीन लगाया है, और फिक्स डेटा से फिर आपने सारी, ये फिक्स डेटा है आपका, और इससे आपने सारी कैलकुलेशन करनी है एस्टिमेटेड वाई निकालने के लिए। पहले आपको इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे आप इस इक्वेशन का यूज करके इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, और इंटरसेप्ट को फिक्स करना है, स्लोप को फिक्स करना है, x को फिक्स नहीं करना। ठीक है, तो फर्स्ट सेल में फॉर्मूला लगा के और फिर उसको ड्रैग कर देंगे। ओके, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अब आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय।